बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उसने मामले की संगीनी देखी तो वही कुछ किया जो ऐसे मौक़ों पर सरमायादार ज़मींदार वडेरे किया करते हैं। उसने पाकपतन पहुंचकर करियाना फरोश सैफुल्लाह को बुरी तरह डराया धमकाया और बेटी समेत रूपोश होने पर मजबूर कर दिया। बादशाह ताऊ शाम ने जो कुछ किया वो शानी के सामने था और राजू भी उसे मुकम्मल तौर पर बेखबर नहीं था। ताऊ शाम ने 9 उम्र बेटे को उसकी लगन से छुटकारा दिलाने के लिए अपने मिजाज के मुताबिक कदम उठाया। नशा तो वो पहले ही करता था, अब ताऊ ने उसके लिए जिन्स को भी अर्जा और आम कर दिया। उसके इर्द गिर्द जवान लड़कियों की भीड़ लगा दी। गालबन उसका ख्याल था कि औरतों के दरमियान चंद महीने गुजार कर राजू की नई नई जवानी का उबाल ठंडा हो जाएगा और कोकी का भूत उसके सर से उतर जाएगा। अगर देखा जाता तो ताऊ शाम अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। कहते नजर इसके कि बाप की ये कामयाबी बेटे को मुकम्मल बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। शानी ने बड़ी तवज्जो हमदर्दी से राजू की बातें सुनी और इस कर्म को महसूस किया जो ये बिगड़ा हुआ चौधरी ज़्यादा अभी भी अपने सीने की गहराई में महसूस करता था। शानी ने नरमी से अपना हाथ राजू के हाथ पर रखते हुए कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो फिर क्या कहना चाहती हो? वो ज़रा हैरानी से बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं कोकब के सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो क्या तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे? तुम कोकब के बारे में क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं किसी न किसी तौर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मगर जब तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो दिल बुझ जाता है। अगर वो लड़की वाकई तुमसे मोहब्बत करती है तो फिर तुम्हें इस हालत में देखकर उसका दिल भी ज़रूर बुझ जाएगा। सच्ची बाजी है राजू कि तुमने अपने आप को बहुत ही नीचे गिरा लिया है। वो बदसूर उलझी हुई नज़रों से शानी का चेहरा तक रहा था। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुमने उसे कहीं देखा है, वो बोला। इससे पहले कि शानी जवाब में कुछ कहती नीचे से इनकी तरफ से रोने की बारीक लेकिन तेज आवाज़ सुनाई थी। नूहे की तरह बुलंद होती डूबती आवाज़। ये सफिया की माँ थी जो बदनसीब बेटी को याद करके रात के सन्नाटे में आहो बका कर रही थी। दर्द कुछ ऐसा था कि उसके रोने से दिल पिघलता महसूस होता था। औरत की आवाज़ सुनी तो राजू के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। शानी ने तासुब भरे लहजे में कहा, मैंने गलत नहीं कहा राजू, तुमने खुद को बहुत नीचे गिरा लिया है, इतना नीचे कि सोच के दिल कांप जाता है। यह लड़की तुम्हारी वजह से मरी और इससे पहले भी पता नहीं क्या क्या तुम्हारे हाथों हो चुका है। उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से तमतमाने लगा। इस बार वो बोला कुछ नहीं, बस एक झटके से उठा, सिगरेटों की डिबिया अपनी जेब में डाली, पिस्तौल अपने चमकीले कुर्ते के नीचे लगाया और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। अगले रोज कई चुभती हुई नजरों ने शानी को देखा। उनमें दीगर नौकरानियों के अलावा चीदों की तंदिया मुस्कुराहट वाली निगाह भी शामिल थी। वो शानी की तमाम हरकतों सकनात का बागौर जायजा ले रही थी, जैसे इन हरकतों सकनात से कल रात की सारी रुदात जान लेना चाहती हो। बल्कि और फरजाना की दबी दबी सरगोशियां भी शानी ने सुनी। वो अमीदा के साथ अपने रोज़मर्रा के काम में लगी रही। शाम से ज़रा पहले थक कर वो चूर हो चुकी थी, लेकिन आज उसे एक इजाफी काम भी करना पड़ा। दूध धोने वाला मुलाजम अल्लाह रखा कहीं गया हुआ था। चीदों ने 2 भैंसों को धोने की जिम्मेदारी शानी पर डाल दी। वो अपनी हवेली में कभी कभी शौकिया दूध धोया करती, मगर आज ये सब कुछ कैदे बामुशक्कत का हिस्सा था। शानी घुटनों में पीतल की बाल्टी दबाए दूध की धारों का रुख दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी जब ताऊ शाम कादरे और एक दूसरे शख्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। छोटा मालिक यानी राजू भी उनके साथ था। शानी का दूध धोते देख कर ताऊ भड़क उठा। गरज कर चीदों से कहने लगा, चीदो कम बख्त इस हरामजादी को किस काम पर लगाया तूने? दूध सड़ जाएगा जानवरों का। मैंने तुझसे कहा था इस मनूस के लिए नीच काम ढूंढने हैं। गोबर और घोड़ी की लीड टोकरे में डालकर रखा कर इसके सर पर। कादरे के दांत निकल आए। राजू भी होले से मुस्कुराया, लेकिन तीसरे शख्स का चेहरा तकरीबन सपाट ही रहा। यह बाबर था। यह दूसरी बार थी कि इस 4 दीवारी में शानी ने बाबर की शक्ल देखी थी। बहरहाल ये एहसास उसे अक्सर होता रहता था कि बाबर और कादरा वगैरह उसके आसपास ही कहीं मौजूद है। ताऊ की कनपट्टी का जख्म डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। गालबन वो हल्के नशे में था। उसने शानी को बालों से पकड़ा और भैंस के पहलू से उठाया और बरामदे की तरफ धकेल दिया। बाल्टी गिर गई, दूध गोबर पर बिखर गया। ताऊ ने अपना देसी जूता उतारा और शानी के कंधों और पुश्त पर बेदरीग ज़रबे रसीद की। वो लड़खड़ा कर गिर गई और अपना चेहरा बाजुओं में छुपा लिया। ताऊ शाम की फुनकार उसके कानों में गूंजी, हरामजादी तूने हवेली को साड़ा था, तेरे एक एक अंग को अलग-अलग आग लगाऊंगा, तू देखती रह क्या करता हूँ तेरे साथ। फिर ताऊ अपने बेटे को मुखातिब करके कमाल बेबाकी से बोला, ओए राजू, ये बिन ब्याही जनानी है तेरी, मेरी बात समझ रहा है ना तू? राजू ने इस बात में सारी लाया, कोई आकड़ शाकड़ तो नहीं दिखाती तुझे? राजू ने नफी में सारी लाया। ताऊ शानी को सुनाने के लिए बुलंद आवाज में बोला, अगर आकड़ दिखाए तो बताना मुझे, इसे बाग वाले डेरे पर भेज दूंगा। 15-20 डशकरों की रोटी शोटी पकाएगी तो मत ठिकाने आ जाएगी इसकी। ताऊ ने रोटी शोटी बानी खेज लहजे में कहा था।
3-4 मिनट तक शानी को सबके सामने जलील करने के बाद ताऊ शाम बेटे के साथ ऊपर चौबारे की तरफ चला गया। कादर और बाबर भी इसके साथ थे। चौबारे पर 3-4 फुट ऊंची कच्ची मंडीर थी। इस मंडीर में रखने से बने हुए थे जैसे कबायली इलाकों के मकानों में अक्सर नजर आते हैं। ऐसे रखने किसी हंगामी सूरत में मोर्चा बंद होने और फायरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। पंजाब के जिन देहात में शानी घूमी थी वहाँ इस किस्म का मंदिर इसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। ताऊ शाम, कादरा, बाबर वगैरह चौबारे की छत का जायजा लेने लगे। यूं महसूस होता था जैसे आने वाले दिनों में इन्हें किसी तरह का खतरा लाहक है। पता नहीं क्यों शानी का ध्यान अपने बैके की तरफ और अपने बिछड़े हुए प्यारों की तरफ चला गया। क्या वो इसे तलाश कर रहे थे? अगर कर रहे तो किस शिद्दत से कर रहे थे? चौधरी बशीर के दर्जनों चचेरे, बबेरे, खलेरे भाइयों की हवेलियों में से वो मतलूबा हवेली कैसे ढूंढ सकते थे? ऐसे और इस तरह के बेशुमार सवालात शानी के ज़हन में कलबलाने लगे। 1-2 बार इसकी निगाह बाबर की निगाह से टकराई। ताम बाबर का चेहरा सपाट रहा और उसकी निगाह में भी किसी तरह का कोई तासर नहीं उभरा। कुछ देर बाद वो लोग वापस चले गए। शानी कमरे में घुसकर कुछ देर तक आंसू बहाती रही, फिर संभल गई। यूं लगता था कि अब तकलीफ और शर्मसारी के एहसासात इस पर तादेर असर नहीं करते। ताऊ वगैरह के जाने के थोड़ी देर बाद शानी को एक सूरत नजर आई और इसके भिजे हुए दिल में हल्की सी लहर पैदा हुई। ये डोला था। आज कई दिनों बाद इसकी सूरत दिखाई दी। अब वो जनाना कपड़ों में नहीं था। उसने वही पहले वाली बोसीदा पतलून और कोट पहन रखा था। उसने बताया कि 2 मुलाजमों के ना आने की वजह से उसे 2-3 रोज के लिए यहाँ भेजा गया है। अपनी खुशतबी के बरक्स वो काफी संजीदा दिखाई देता था। चेहरा भी मुरझाया हुआ था। जाहिर था कि कैदो बंद की तवालत उस पर असरअंदाज हो रही है। उसे वापसी की कोई राह नजर नहीं आती थी और मुस्तकबिल भी मखदूज था। शाम के बाद खाने के वक्त शानी खाने की चंगेर अपने सामने रखकर बैठी रही। इसका एक लुकमा उठाने को दिल नहीं चाहता था। ये कोई आज की बात नहीं थी, रोजाना ही ऐसा हो रहा था। वो चंगेर सामने रखकर बैठी रहती, आंसू इसके हल्क में गिरते रहते। इसे रुस्तम की हालत जार नजर आती। उसके खाने का मंदिर इसकी निगाहों के सामने घूमता। इसका दिल 100 टुकड़ों में तकसीम हो जाता। वो रुस्तम तक पहुंचने और किसी तरह उसके मदद करने के हीले सोचती रही। आज भी यही सूरत हाल थी। डोला अपने मखसूस लहजे में बोला, बाजी जी अब कितनी देर से एक ही नवाला हाथ में घुमा रही हैं? शानी ने जैसे उसका सवाल सुना ही नहीं, खोए खोए लहजे में बोली, डोले रुस्तम के बारे में किसी नई बात का पता चला? डोले ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ जी। शानी चौंक कर उसे देखने लगी। डोले ने भी खाने की चंगेर एक तरफ खिसका दी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके पास कोई अहम इतला है, अहम और गंभीर। शानी का दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। इसे महसूस हुआ कि इसे कुछ हो जाएगा। वो रोने लगेगी या फिर गश खाकर गिर जाएगी। रुस्तम के हवाले से पिछले चंद दिन शानी ने बड़ी तकलीफ में गुजारे थे। इसका ख्याल एक लख्ते के लिए भी इसके दिल से जुदा नहीं हुआ था। वो खुश्क आंखों के साथ दिन रात रोती रही थी। डोले ने बात जारी रखते हुए कहा, बाजी मुझे पता चला है कि ये लोग 1-2 दिन में रुस्तम को पुलिस के हवाले करने वाले हैं। पुलिस के हवाले? शानी ने हैरानी से कहा, जी हाँ। यूं लगता है कि इन्होंने रुस्तम के बारे में अपने दिल की हर हसरत निकाल ली है। अब शायद वो चाहते होंगे कि पुलिस भी खुल खुलाकर उससे अपना हिसाब ले ले। सुना है कि पुलिस के साथ रुस्तम का पुराना टाकरा था। चंद महीने पहले भी पिंडी के करीब रुस्तम ने पुलिस की एक पार्टी को बुरी तरह मारा पीटा था। उस लड़ाई में जख्मी होने वाला एक पुलिस एहलकार 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल में मरा है। अखबारों में इस खबर का चर्चा हुआ है और उसके साथ ही रुस्तम के खिलाफ कत्ल का ताज़ा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक चौधरी ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि रुस्तम किसी भी सूरत फांसी से बच नहीं सकता। यही वजह है कि अब उन्हें कानून की बातें याद आ रही हैं। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला है? ये सारी बातें 2 दिन पहले हवेली के बड़े कमरे में हुई हैं। 6-7 बड़े चौधरी वहां मौजूद थे। ताऊ शाम और कादरा वगैरह भी मौजूद थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि रुस्तम के साथी और दोस्त इसे बड़े जोरों शोर से तलाश कर रहे हैं। लाहौर और नारपुर में चौधरियों के साथ उनकी 1-2 झड़पें भी हुई हैं, जिनमें 3-4 बंदे जख्मी हुए हैं। डोले ने एक लम्हा तवक्कुफ करने के बाद पूछा, बाजी जी रुस्तम का कोई दोस्त सावर नाम का भी है? हाँ है तो, शानी ने कहा। चौधरियों की बातों से पता चलता है कि यही दोस्त सबसे ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है। वो काफी असर और रसूख वाला है और लड़ाई भिड़ाई में भी किसी से पीछे नहीं है। शायद चौधरियों को शक पड़ गया है कि रुस्तम के सज्जन दोस्त शाम म्याना गांव तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो फटाफट रुस्तम को पुलिस में दे रहे हैं। और क्या सुना है तुमने? डोले का चेहरा बुझ सा गया। यूं लगा कि उसे करब महसूस हुआ है। वो पहले तो चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बाजी जी जो कुछ मेरे कानों तक पहुंचा है उससे तो ये पता चलता है कि रुस्तम को सरेआम जलील करके पुलिस के हवाले किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि पूरे इलाके में रुस्तम सियाल की दहशत है। कुछ अर्सा पहले तक लोग इसके नाम से कांपते थे और बहुत से शायद अब भी कांपते होंगे। चौधरी चाहते हैं कि रुस्तम की दहशत की जगह अब इनकी दहशत कायम हो। वो रुस्तम को लोगों के सामने जितना जलील करेंगे उनकी पगड़ियों के शमले उतने ही ऊंचे होंगे। क्या करेंगे वो? शानी ने पूछा।
मुझे नहीं पता जी, पर बंदे को जलील करने के 100 तरीके होते हैं। हो सकता है कि रुस्तम की गिरफ्तारी के वक्त कोई ड्रामा रचाया जाए। ये बताया जाए कि रुस्तम को आम देहातियों ने पहचाना और पकड़ा और फिर मार मार कर पुलिस के सपुर्द कर दिया। ढोले ने चलने में तवक्कुफ किया, फिर पुरसोच लहजे में बोला, हो सकता है जी कि रुस्तम को जानबूझकर भागने का मौका दिया जाए और फिर देहात के लोगों से कहा जाए कि इसे पकड़ ले। पर ये सारी की सारी बातें तुमने सुन कैसे ली? शानी ने पूछा। ढोले ने तफसील से बताया कि किस तरह हवेली के बड़े कमरे में चौधरियों का इजलास हुआ था और किस तरह उक्कों की चिलमें भरने वगैरह के दौरान में उसने अपने कान उनकी गुफ्तगू पर लगाए रखे। ढोला काफी अरसदा दिखाई देता था और उसकी आरदगी की वजह ये गुफ्तगू ही थी जो परसों रात इसके कानों में पड़ी थी। ढोला शानी के हवाले से भी खासा दुखी था। वो यहाँ शानी की बदतर हालत देख रहा था और दीगर लोगों की तरह उसका ख्याल भी यही था कि शानी छोटे मालिक की कीप के तौर पर रह रही है। शानी ने उसके ख्याल की नफी की और उसे तसल्ली दी। शानी को डोले और इर्द गिर्द के दीगर अहवाल की सुनगुन भी मिली। डोले से इसी तरह की तस्दीक हुई कि जाला और चौधरी बशीर के अलावा भी कई लोग पुरअसरार जिल्दी बीमारी का शिकार हुए हैं। डोले के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि बीमारी का शिकार होने वाले लोग वही हैं जो पिछले माह लाहौर वाली कोठी में हजरत साहब के साथ गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए थे। उस रात शानी अपने कमरे में सो रही थी। डोला कामकाज के बाद हवेली के मर्दाने में वापस चला गया था। शानी ने भी जानबूझकर उसे ये खबर नहीं सुनाई थी कि वो जिस लड़के की तलाश में है उसका खोज लग गया है। एक आठ के सबब शानी की आंख खुली। इसने लाइट का बटन दबाया मगर रोशनी नहीं हुई। इसे याद आया कि लाइट गई हुई है और जनरेटर भी शाम से खराब है। सोने से पहले इसने लालटेन की लो मदम करके उसे बिस्तर के नीचे खिसका दिया था। इसने लालटेन निकाली, कमरे का जायजा लिया। खिड़कियां अंदर से बंद थी लेकिन दरवाजे को कुंडी नहीं चढ़ाई गई थी। यहाँ रात को दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ाने की इजाजत नहीं थी, बस दरवाजे को बीड़ा जा सकता था। सारी मुलाजमाएं ऐसा ही करती थी। अकेली होने वाली औरत जब अपनी ख्वाबगाह को अंदर से कुंडी लगाती है तो एक तरह से अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है। वो इख्तियार जिसका ताल्लुक उसकी इज्जत और दाम उसकी सलामती से होता है। लेकिन यहाँ तो किसी को ऐसा इख्तियार हासिल ही नहीं था। जो कुछ हासिल था छोटे मालिक को हासिल था और वो जब जिस वक्त चाहे मनमानी कर सकता था। लिहाजा यहाँ शब रोज दरवाजे खुले रहते थे और सरों पर दुपट्टा रखने की ममानियत थी। शानी को याद आया कि 3 दिन पहले दोपहर के वक्त सिर्फ धूप से बचने के लिए उसने सर पर एक तौलिया रखा था। चीदो चील की तरह झपट कर आई थी और तौलिया खींचकर दूर फेंक दिया था। यकायक शानी को अपने ख्याल से चौंकना पड़ा। आहट दोबारा सुनाई दी थी। इस मरतबा वो खासी वादे थी। शानी के ज़हन में सबसे पहले यहाँ के राजा इंदर का ख्याल आया। क्या वो इसके दरवाजे के सामने मौजूद था? लेकिन अगर ये वही था तो फिर इसे यूं दबे पांव आने और रुके रहने की क्या जरूरत थी? अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। लेकिन वो छोटा मालिक नहीं था। उसकी लंबी चौड़ी जिसामत ही बता देती थी कि वो ताऊ का पुत्र राजू नहीं है। सलाम अलैकुम, उसने अंदर आते ही आहिस्तगी से कहा। शायद उसे अंदेशा था कि उसे देखकर शानी चिल्लाना शुरू ना कर दे। शानी यकटुक उसे देखती रही। वो जरा आगे आया और शानी ने देखा कि उसका चेहरा काले मुंडासे में छुपा हुआ है। वो नीले रंग की शलवार कमीज में था, पाँव में गुरगाबी थी। अंदर आती उसने दरवाजे को भेड़ दिया। अचानक उसने अपनी कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाला और शानी की गर्दन से लगा दिया। अगर आवाज निकालोगी तो यहीं पर ढेर कर दूंगा, 1 सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा, वो बेहद करख्त लहजे में बोला। शानी जहां की तहां बैठी रही। टाटा पोच के बाएं हाथ में एक बड़ा सा स्याह कपड़ा था। उसने कपड़ा एक तरफ रखा और हाथ बढ़ाकर लालटेन की लो कुछ और मदम कर दी। फिर उसने स्याह कपड़े को फैलाया और शानी से मुखातिब होकर बोला, ये बुर्का पहन लो फटाफट। क्यों? तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। कहाँ? कौन हो तुम? सवाल करने नहीं, सिर्फ वो करना है जो कह रहा हूँ। उसने पिस्तौल बेरहमी से शानी की पसलियों में घुसेड़ा। उसके लब लहजे ने शानी को समझा दिया कि वो उन लोगों में से है जो मौका पड़ने पर हर हद तक जा सकते हैं। शानी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगले 1 मिनट तक वो सख्त कश मुकश में रही। दूसरी तरफ पिस्तौल बरदार का लहजा खौफनाक होता जा रहा था। शानी को अपने हाथ बुरके की तरफ बढ़ाने पड़े। इसने जानबूझकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता बुरका पहना। साथ साथ इसका ज़हन भी तेजी से मसरूफ था। अहम तरीन सवाल यही था कि इसे क्या करना चाहिए। जब वो बुरका पहनकर बटन वगैरह बंद कर चुकी तो पिस्तौल बरदार का लहजा कदरे नरम हो गया। वो बोला, एक बात ज़हन में रखना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ करती चाहो, ये तुम्हारे भले में है। पता नहीं क्यों शानी को नामालूम शख्स के लहजे में सच्चाई की झलक नजर आई। दरपेश हालात के बावजूद उसे यही लगा कि वो इसका खैर ख्वाह है। उसने शानी को चप्पल पहनने का हुक्म दिया। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर बरामदे में झांकने लगा। झांकने के बाद उसने जल्दी से शानी का बाजू पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर आ गया। ये रात के करीबन 12 बजे का अमल था। जनरेटर बंद होने की वजह से चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी। बस ऊपर चौबारे में लालटेन या गैस लैंप की मदम सी रोशनी मौजूद थी। छोटे मालिक के कमरे से रेडियो बजने की मदम आवाज आ रही थी। यकीनन ट्रांसिस्टर रेडियो नहीं होगा।
SP जून नगमा लगा हुआ था मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत का वादा वफा करने वालों, नमाज़े मोहब्बत अदा करने वालों। छोटा मालिक जिसके कमरों से घुंघरुओं की आवाज आया करती थी या फिर सीने नाल लग जा ठा करके जैसे गाने गूंजा करते थे, आज एक गुदाज और सूज भरा नगमा सुनाई दे रहा था। शायद कल रात के तेल का खेज तजर्बे ने उसके ज़हनी रवैये में मुस्बत तब्दीली पैदा कर दी थी। वो जिन्स की बदबू से निकलकर एक बार फिर मोहब्बत की महक की तरह रुजू कर रहा था। बहरहाल ये क्यास था, इस मरहले में यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। शानी का हाथ बदसूर पिस्तौल बरदार के हाथ में था। वो बड़ी चौकन्नी नजरों से इर्द गिर्द देखता आगे बढ़ा और हवेली की डेवड़ी में पहुंच गया। बुरका शानी के जिस्म पर कदरे लंबा था और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ था। शानी की काली धोती बुरके में छुप गई थी, बसूरत दीगर धोती बुरका मुजिक्का खेज नजर आता। वो आगे बढ़े। डरमे में बंद किसी मुर्ग ने बेवुकत आजान दी और डारे की तरह एक छतरे ने अपने मुंह से बै बै की सुस्ती बरी आवाज निकाली। ड्यूड़ी के दरवाजे पर शानी ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक बंद बोरी के अंदर बेचैन हरकत हो रही थी और गूंगा की बहुत मदम आवाज सुनाई देती थी। गालबन किसी पहरेदार की बशकें कसकर उसका मुंह बांधकर उसे बोरी में बंद कर दिया गया था। पिस्तौल बरदार ने बड़ी आहिस्तगी से ड्यूड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजे से बाहर रखवाली के 2 लहीम शहीम कुत्ते पराली के एक गट्ठे के करीब बेसुध पड़े हुए थे। वो मुर्दा नहीं थे क्योंकि उनके पेट की हरकत सांस की आमदो रफ्त की निशानदेही कर रही थी। उन्हें कुछ खिलाकर बेहोश किया गया था। यहाँ शानी को देसी जूती का एक पांव और एक मफलर भी जमीन पर पड़ा नजर आया। ये चीजें यहाँ थोड़ी देर पहले होने वाली कशमुकश की निशानदेही करती थी। पिस्तौल बरदार शानी को साथ लिए एक बंद ट्रैक्टर के करीब से गुजरा और तेजी से मकई के एक खेत में घुस गया। वो शानी को अपने साथ खींचता जा रहा था। गाये बगाए वो बेसाख्ता बोल उठता, घबराओ मत, चलती रहो। पर वो पिस्तौल उसके हाथ में था। एक तारीख और नीम खुनक रात थी। आसमान पर बादलों के टुकड़े थे जिनके सबब तारों की रोशनी भी वक्फे वक्फे से दिखाई देती थी। एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चलते हुए वो दोनों बड़ी तेजी से करीबन 1 फरलांग दूर आ गए। गाँव के मदम खदो खाल उनके दाईं जानिब थे। खेतों के दरमियान उन्हें थोड़ी सी खाली जगह नजर आई। यहाँ से शिटाला वगैरह काटा गया था। यहाँ शानी को 2 साए दिखाई दिए। उनके पास ही एक देहाती तांगा खड़ा था। करीब पहुंचकर शानी को पता चला कि जो 2 साए खड़े हैं उनमें से एक मर्द और एक औरत है। औरत ने टोपी वाला देसी बुर्का पहन रखा है। मर्द की उम्र 22-24 साल होगी और वो अपने लिबास और हुलिये से कोचवान दिखाई देता था। इसी दौरान में एक तीसरा लंबा तड़ंगा शख्स मकई के पौधों की ओर से निकल आया। पिस्तौल बरदार की तरह उसके चेहरे पर भी स्याह डाटा था। उसे देखकर पिस्तौल बरदार ने कहा, लो जी, आपका काम हो गया। कोचवान ने शानी को मुखातिब करते हुए कहा, चलो बहन जी बैठ जाओ। काफी अरसे बाद शानी ने अपने लिए बहन जी का लफ्ज सुना था। सख्त परेशानी और गैर यकीनी कैफियत के बावजूद इसे ये लफ्ज अच्छा लगा। इसी दौरान में देहाती आसमान से बदलियां हट गईं और तारों की नुमायां रोशनी कुर्बो जवार का मंजिर उजागर करने लगी। शानी ने नए आने वाले डाटा पोस्ट को देखा। उसकी फकत आंखें नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों शानी को ये आंखें बुरी नहीं लगी थी। पिस्तौल बरदार का लहजा भी अब बहुत नर्म और हमदर्दाना था। उसने शानी को बाजू से पकड़कर तांगे पर बिठाया और बोला, फिक्र नहीं करना, मैं भी तांगे के पीछे आऊंगा। चानन होने से पहले हम तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचा देंगे। शानी हैरत से उन नामालूम देहातियों की तरफ देख रही थी। उसने कहीं सुन रखा था कि जब बंदे की मुसीबतें हद से बढ़ जाती हैं और खलासी की कोई सूरत नजर नहीं आती तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। क्या आज रात भी इस काम के लिए कोई फरिश्ता या फरिश्ते उतरे थे, या फिर ये भी इंसान ही थे? इंसान जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, कई रूप बदल सकते हैं। कोचवान नुमा शख्स की आवाज ने शानी को एक बार फिर चौंका दिया। बहन जी बैठ जाओ तांगे पर। एक लख्ते के लिए शानी के दिल में आया कि वो तांगे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर फिर अगले लम्हे रुस्तम का ख्याल बेपनाह शिद्दत के साथ इसके जहन में आसमाया। वो यहाँ इस 4 दीवारी में मौजूद था और बेपनाह रीतें झील रहा था। उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह भी वो खुद ही थी, तो क्या वो उसे यहाँ छोड़कर चली जाए? ये कैसे हो सकता था? रुस्तम का गम तूफानी लहरों की तरह इसके दिलो दिमाग से टकराया और इसकी अस्सी को तय व बाला कर गया। इसके पांव मकई के इस खेत में जम कर रह गए। कल रात तक वो देर तक सोचती रही कि रुस्तम तक कैसे पहुंच सकती है। इस हवाले से इसके ज़हन में एक मोहूम सा नक्शा भी बना था, लेकिन आज रात सब कुछ उलट पलट हो गया था। इस मर्तबा पिस्तौल बरदार ने जरा खड़े लहजे में कहा, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम जल्दी से तांगे में बैठ जाओ। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे लम्हों में करना था। अगर इन लम्हों की कोशिश से शानी वाकई आज़ाद हो जाती तो वो रुस्तम की आज़ादी के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। वो जावर और शीरी तक पहुंचकर उन्हें सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर सकती थी। इसके अलावा इसे मालूम था कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर हाजी अयात खान रुस्तम के गहरे दोस्तों में से है। चांदी लम्हे में दर्जनों ख्यालात इसके जहन में आए और चले गए। एक गहरी सांस लेकर शानी ने अपने कदम तांगे की तरफ बढ़ा दिए।
बुर्कापोश औरत शानी के साथ तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। कोचवान जो तनुमंद शख्स था अगली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद तांगा एक हिचकोले के साथ हरकत में आ गया। दोनों डाटापोश अफराद तेजी से मकई के 5 फुट ऊंचे पौधों के पीछे उछल हो गए। गांव की तरफ से ब्रेस्ट चलने की आवाज आई, लेकिन खतरे की बात नहीं थी। ये मामूल का ब्रेस्ट था। एक सख्त ना हमवार कच्चे रास्ते पर चलने के बाद तांगा एक नहर की पटरी पर आ गया। ये पटरी भी खासी ना हमवार थी, ताम कच्चे रास्ते से बेहतर थी। खेतों में कहीं कहीं ट्रैक्टर या ट्यूबवेल चलने की मध्यम आवाज सुनाई देती थी। कुर्बाजवार गहरी तारीकी में डूबे हुए थे। वो तीनों मुकम्मल खामोशी के साथ सफर कर रहे थे। बुर्कापोश औरत ने तो एक बार भी ज़बान नहीं खोली थी। पसोल बरदार ने शानी से कहा था कि वो भी तांगे के पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हुआ था। तांगे पीछे दूर दूर तक किसी के आने के आसार नहीं थे। गालबन पसोल बरदार ने सिर्फ शानी की तसल्ली के लिए ऐसा कहा था। गंभीर खामोशी को तोड़ने के लिए शानी ने कोचवान से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? बहन जी, अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके लहजे में ठहराव था, ताहम इस ठहराव की तय में परेशानी की लहर भी महसूस होती थी। घोड़े को ऊंचे नीचे रास्ते पर खांगते हुए कोचवान गाये बगाए अकब में भी देख लेता था, जैसे उसे ताकुब का अंदेशा हो। यही अंदेशा शानी के जहन में भी मौजूद था। इसकी आंखों के सामने बार बार रखवाले कुत्तों के बेसुध जिस्म आ जाते और हरकत करती हुई बंद बोरी तस्वीर में नुमायां हो जाती थी। बुर्कापोश औरत बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। शानी कोचवान से उसके बारे में पूछना ही चाहती थी कि एक आवाज ने इन तीनों को बुरी तरह चौंका दिया। ठहरो भाई, यह खासी ऊंची आवाज थी जो कीकर के दरख्तों में से आई थी। कोचवान ने मुंह से पिच पिच की आवाज निकाल कर तांगा रोक दिया। शानी ने बुरके की ओर से देखा, एक कट्टा कट्टा गंजा पुलिस वाला तोंद मटका था, तांगे की तरफ बढ़ रहा था। उसके अगम में छरेरे जिस्म का संतरी था। कीकर के दरख्तों में पॉलीथीन की बनी हुई एक झोंपड़ी सी नजर आ रही थी। झोंपड़ी के सामने पुलिस की नंबर प्लेट वाली एक खटारा मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल के कैरियर पर सब्ज लहसुन का एक बड़ा गट्ठा और गन्ने के टुकड़े बंधे हुए थे। जाहिर है कि ये चीजें किसी गरीब काश्तकार ने नजराने के तौर पर पुलिस वालों को दी होंगी। गंजे पुलिस वाले ने जो अपने कंधे के फूल से ASI जाहिर करता था, गरज कर कोचवान से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? खैर से? कोचवान शायद इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। उसने नीचे उतरकर गमजदा आवाज में कहा, मेरी सस फोत हो गई है जी, अभी 1 घंटा पहले इतला आई है, बिल्कुल बली चंगी थी, हमें तो यकीन नहीं आ रहा जी, कहाँ जाना है? खैर से? थानेदार ने जरा नरम पड़ते हुए कहा, टालीपुर जनाब। ये साथ कौन है? खैर से? लगता था कि खैर से थानेदार का तकिया कलाम था। कोचवान ने बदसूर गमजदा आवाज में कहा, ये सफेद बुरके वाली मेरी बुढ़ी बीवी है जी, और दूसरी उसकी बहन है, हमारे घर रहने आई हुई थी। म्याणा से आए हो? थानेदार ने दुरुस्त कियाफा लगाते हुए पूछा। जी भाई बाप। थानेदार और उसके मातहत एक बार टटोलने वाली नजरों से शानी के काले बुरके और दूसरी औरत के सफेद बुरके को देखा, फिर 1-2 कदम पीछे हट के गालबन वो उन्हें जाने की इजाजत देने का इरादा रखते थे। लेकिन इसी दौरान में एक और शख्स पॉलीथीन की झोंपड़ी में से निकल आया। वो आम देहाती लिबास में था और उसने अपनी छोटी छोटी दाढ़ी और सर के बालों को मेहंदी लगा रखी थी। शानी ने महसूस किया कि इस शख्स को अपनी तरफ आते देखकर कोचवान एकदम बेचैन हो गया था। दाढ़ी वाली के हाथ में टार्च थी और जरा डगमगाता हुआ तांगे की तरफ आया। अंदाजा होता था कि वो गहरी नींद से बेदार हुआ है। उसने आंखें सुकेड़ कर ध्यान से कोचवान को देखा और बोला, ओए सदीक, तू यहाँ कैसे? मेरी सस फोत हो गई है चाचा करामत। ओहो, चाचा करामत ने होंठ सुकेड़े। फिर उसका ध्यान पीछे गया। उसने पूछा, ये साथ कौन कौन है? कोचवान सदीक की बजाय थानेदार ने कहा, एक इसकी घर वाली है खैर से, दूसरी घर वाली की बहन है। चाचा करामत, जिसके तौर एतवार पुलिस के मुखबरों जैसे थे, टार की रोशनी एक सफेद और काले बुरके पर डालते हुए बोला, और ये तेरी घर वाली ने बुरका कब से लेना शुरू कर दिया है? कभी कभी ले लेती है, सदीक ने कहा। चाचा करामत जैसे चौंक गया। वो घूमकर तांगे के पिछले हिस्से की तरफ आ गया। उसने टार्च की रोशनी सफेद बुरके पर डाली और बोला, कुड़िए, क्या हुआ था माँ जी को? बुरकापोश की रगों में सनसनाहट दौड़ने लगी। मामला खराब हो रहा था। ओए तू बोलती क्यों नहीं? इस मर्तबा थानेदार ने गुस्से से कहा। यही वक्त था जब शानी की निगाह अकब में दूर मकई और कमाद के वसी खेतों की तरफ गई। कीकर और शीशम के दरख्तों के अंदर कुछ रोशनियां चमकती नजर आ रही थी। ये मुतहर्रिक रोशनियां थी और ये उसी जानिब से बढ़ रही थी जहां से वो तीनों आए थे। शानी के दिल ने पुकार कर कहा कि ताऊ शाम को हवेली में इसके निकल जाने की खबर हो गई है। इसका दिल सीने में धड़ धड़ बजने लगा।